अगर उस मसाजिंग सीट की जगह पे अगर स्कोडा वहाँ पे वेंटिलेशन सीट का ऑप्शन दे देता तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल फीचर बन जाता कहीं ना कहीं। तो ये जो क्वालिटी है इस पे अभी तक स्कोडा ने काम नहीं किया। आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं किया है। थोड़ा सा दोबारा से एक बार मैं इसको पुल करके देखता हूँ। सेकेंड गियर पे मैंने डाउन शिफ्ट किया और ये ऑन द वे टू 6000 आरपीएम पे टच करती है, देन शिफ्ट करती है। स्कॉडा ने इसके गियर बॉक्स को काफ़ी अच्छा ट्यून अप किया है जिससे ये लो स्पीड में भी हायर गियर्स पे रहती है, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा निकल के आएगी। मिड साइज एसयूवी वाला फील नहीं देती। कहीं ना कहीं आज भी ये गाड़ी एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला फील देती है, जिसमें ब्रेजा, नेक्सॉन या फिर आपकी वेन्यू वगैरह कैटेगरी है। तो कहीं ना कहीं वो 1 लीटर के साथ में जाएंगे और 1 लीटर में भी आपको कहीं ना कहीं एक एडवांटेज जो है वो मिल रही है। अब अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो डेफिनेटली आपको 6 स्पीड की जगह 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आज मेरे साथ में स्कोडा की कोशाक। ये जो गाड़ी है ये 1 लीटर इंजन के साथ में है, साथ ही में 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है इसमें। ये जो 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है इसमें नया इंट्रोड्यूस किया है। पहले इसमें 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर आता था, अब इसको 8 स्पीड कर दिया है। अब स्कोडा ये बोल रहा है कि ये ज्यादा स्मूथ हो गया है शहर पर्पस के लिए और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी भी निकाल के देगा। वो तो खैर चलाएंगे तब पता चलेगा। फिलहाल अगर इस इंजन की मैं बात करूं तो ये 114 PS के साथ में 178 Nm ऑफ टॉर्क निकाल के देता है, जिसका जो टॉर्क है ये 1750 आरपीएम से लेकर 4000 आरपीएम के बीच में होने वाला है। इस गाड़ी को शहर में चलाएंगे, सस्पेंशन देखेंगे कैसे हैं और थोड़ा सा इसको पुल करके भी देखने वाले हैं। एंड कंप्लीट इस गाड़ी का एक ड्राइव रिव्यू मैं आज आपके सामने देने वाला हूं। इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। चलाते चलाते इस गाड़ी को करते हैं इस गाड़ी के बारे में बात। तो भाई गाड़ी के अंदर आ चुका हूं। सबसे पहले ना इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूं। इसका आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन जो है ना वो आपको यहाँ मिलता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और कुछ इस तरीके से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं, जैसे कि इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, मुझे लगता है कि वो यहाँ की तरफ होता तो ज़्यादा बेटर रहता, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता इसको स्टार्ट करना है या फिर स्टॉप करना। खैर अभी जो है ना इस गाड़ी में एसी ऑन है, तो अभी मैं पहले आपको आइडल पे इसका वो बता देता हूँ कि ये फिलहाल अभी परफॉर्म कैसा कर रही है। तो अभी आप चेक करो कि जो गाड़ी है ना फिलहाल अभी आइडल पे ही आइडल आरपीएम पे मतलब स्टार्ट है और 1000 के आसपास इसके आरपीएम्स करीब जाते हैं। और अगर एनवीएच लेवल्स की मैं बात करूँ गाड़ी के अंदर कैबिन में, तो गाड़ी स्टार्ट है, सिर्फ आपको इतना ही पता चलेगा और बहुत ही मामूली सी वाइब्रेशंस हमें फील होती हैं जब हम सीट पे बैठते हैं। अब मैं एक बार एसी ऑन कर लेता हूँ, साथ ही में एसी का भी परफॉर्मेंस आपको बताऊंगा। अब एसी ऑन होने के बाद भी आरपीएम स्टिल ही उतने ही हैं, हल्का सा थोड़े से आरपीएम बढ़े हैं, करीब 1100 के आसपास। बाकी वाइब्रेशंस की अगर मैं बात करूं तो अब वाइब्रेशंस थोड़ी सी कम हुई हैं, रिड्यूस हुई हैं, ठीक है। अब इसी के अलावा जो गाड़ी की इंजन नॉइस है वो बढ़ी नहीं है, बट जो फ़ैन है वो चल गया है, जिस वजह से थोड़ी सी जो नॉइसेस हैं वो बाहर से अंदर आ रही हैं कैबिन के अंदर। अब एसी का कैसा रिस्पॉन्स है भाई, अभी फ़िलहाल 24 पे टेम्परेचर को सेट किया हुआ है। देखो बहुत बड़ा मेजर जो चेंज है ना इस एसी के अंदर भी आया है, जो कि स्कोडा ने बोला है कि भाई इस एसी के कंप्रेसर को हम लोगों ने चेंज कर दिया है 1 लीटर के अंदर, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाता था, तो कंप्रेसर ही हमने बदल दिया है, जिस वजह से अब एसी की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो जाएगी। अभी फ़िलहाल 24 पे सेट है ये। अभी देखूंगा मैं चला के, अगर कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि भाई कहीं ड्रॉप हो रहा है तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी भाई ये प्रेस्टीज वेरिएंट है, इसके ऊपर मोंटे कार्लो भी आता है 1 लीटर के अंदर। बाकी अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे पावर इलेक्ट्रिक सीट्स आपको मिलती हैं, 6 वे पावर इलेक्ट्रिक सीट, ड्राइवर प्लस को ड्राइवर साइड। एंड अगर स्टेयरिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फीचर्स के साथ में ये स्टेयरिंग व्हील हमको मिल जाता है, और स्टेयरिंग व्हील पे ही पेडल शिफ्टर्स के कंट्रोल्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे 6 स्पीड की जगह अब 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स दिया गया है। स्कोडा बोलता है कि ये थोड़ा स्मूथ भी काम करेगा और बेटर फ्यूल एफिशिएंसी भी निकाल के देगा। खैर वो तो हम चला के देख ही लेते हैं। अभी फिलहाल मैंने इसको ड्राइव मोड पे डाल दिया, ब्रेक से पैडल हटाता हूँ। पहले देखते हैं कि आइडियली पे कितने स्पीड्स पर ये अचीव करती है अपनी स्पीड को, क्योंकि अगर टॉर्क की बात करें तो भाई 178 Nm का टॉर्क मिल जाता है, जो कि इस 1 लीटर इंजन के साथ में अभी तक सबसे ज़्यादा है। बाकी अभी 7 की स्पीड पे क्रूज़ कर रही है, और थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे पुल करता हूँ तो गियर जो है वो शिफ्ट हो गए तुरंत ही, और एक्सेलरेशन थोड़ा सा फास्ट है इस गाड़ी का, जो कि मुझे अच्छा लगा। तो अभी फ़िलहाल गाड़ी जो है वो 3rd गियर में यहाँ पे लग चुकी है। अब एक चीज़ मुझे अजीब लगी इसकी कि यहाँ पे ना जब आप इस गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड पे चलाते हो, यानी कि ड्राइव मोड जहाँ पे डी लिखा हुआ है, तो इसके आगे ना कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता कि ये 1st गियर में चल रही है, 2nd गियर में चल रही है, 3rd में है या 4th में है। तो ये जो चीज़ है ना ये आपको इसमें नहीं मिलती। आई डोंट नो क्यों इस चीज़ को हटाया है या फिर इस चीज़ को दिया क्यों नहीं है। आई थिंक ये चीज़ देते तो ज़्यादा बेटर होता। अच्छा ये चीज़ आपको मिलती है, बट अगर आप
मैनुअल में इसको शिफ्ट कर दोगे ना, इस स्पोर्ट्स मोड में लगा दोगे, तब यहाँ पे आपको M2 वगैरह भी दिखेगा, M3 भी दिखेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। बट ड्राइव मोड पे ये चीज़ आपको नहीं मिलने वाली। देखो स्कोडा वॉक्सवैगन के ये जो 1 लीटर और 1.5 लीटर के इंजन्स हैं, दे आर वेरी गुड। इनका जो टॉर्क है, इनकी जो पावर डिलीवरी है, वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब आप एक्सीलेटर पे प्रेस करते हो और आपको तुरंत ही जो पावर है वो मिलना स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द फर्स्ट यू प्रेस। एंड सेकेंड थिंग इसकी भाई, अगर कोई 1 लीटर ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं शहर के लिए पर्पस के लिए ले रहा है, क्योंकि उसे बेटर फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहिए और पावर भी अच्छी चाहिए। साथ ही में एक रफ एंड टफ कार चाहिए, जो कि एक ऐसी है जो कि आपको ड्राइविंग प्लेजर बहुत अच्छा दे। तो कहीं ना कहीं वो 1 लीटर के साथ में जाएंगे, और 1 लीटर में भी आपको कहीं ना कहीं एक एडवांटेज जो है वो मिल रही है। अब अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो डेफिनेटली आपको 6 स्पीड की जगह 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं फ्यूल एफिशिएंसी भी यहाँ पे बढ़ा के देगा। अभी मैं थोड़ा सा अगर शहर की ही मैं बात करूँ, तो अभी फिलहाल ये गाड़ी जो है वो 1500 आरपीएम पे चल रही है। कौन सा गियर है वो मुझे नहीं पता। फिलहाल अगर मैं बात करूँ, अभी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है। ऐसे रोड की हल्की फुल्की नॉइस आपको अच्छी जो है वो फील होगी। थोड़ी बहुत नॉइसेस वगैरह फील होंगी जब आप किसी गड्ढे वगैरह से या फिर किसी ख़राब सड़कों से निकालोगे। बाकी अगर मैं स्टीयरिंग वगैरह की मैं बात करूं सबसे पहले, तो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स यार देखो शुरू से ही मुझे अच्छा लगा है। चाहे स्कोडा या वॉक्सवैगन की कोई भी गाड़ी ले लो, तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं। अगर आपको इधर मोड़ना है, इधर मोड़ना है, शहर में चलाना है, तो भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसको ड्राइव करने में। और अगर आप हाईवे पे ले जाओगे तो आपकी जो मज़ा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाकी सस्पेंशन देख लेते हैं। सस्पेंशन मुझे ठीक लगे, मैंने थोड़ा सा तेज़ निकाला था। और जो इनका रोल है, देखो सस्पेंशन जो है ना, यहाँ पे सॉफ्टर साइड बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको, स्टिफर साइड आपको सस्पेंशन मिलेंगे, जिनका सेटअप आपको रियर एंड फ्रंट बोथ के साथ में मिलने वाला है। ये जो सस्पेंशन है आपकी राइड को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। अगर हम थोड़ा देखते हैं कि भाई नॉर्मल अगर हम क्रेटा वगैरह से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत सॉफ्टर साइड भी सस्पेंशन मिलते हैं, बट यहाँ पे सस्पेंशन थोड़े स्टिफ हैं, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल राइड क्वालिटी, ड्राइव क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है। तो ये चीज़ जो है वो आपको मिलती है। फिलहाल मैं एक बार इसका टर्निंग रेडियस चेकआउट कर लेता हूँ। हालांकि मौका नहीं मिला मुझे, बट कंपनी जो बोलती है यहाँ पे, इस पे करके देखता हूँ। तो ठीक है यार, टर्निंग रेडियस, हालांकि कंपनी यहाँ पे 5.05 मीटर का टर्निंग रेडियस जो है वो क्लेम करती है, बट शहर पर्पस के लिए इट इज़ सफिशेंट। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और कम किया जा सकता था, लेकिन अगर इतने कम एरिया में भी ये इजीली मूव हो पा रही है, घूम पा रही है पूरी, तो शहर में भी आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली। देखो, एक मिड साइज एसयूवी की कैटेगरी में इस गाड़ी को रखा गया है, बट कहीं ना कहीं ये जो गाड़ी है, अगर आप बाहर से देखते हो एक्सटीरियर वाइज, तो आपको उतना मिड साइज एसयूवी वाला फील नहीं देती। कहीं ना कहीं आज भी ये गाड़ी एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला फील देती है, जिसमें ब्रेजा, नेक्सॉन या फिर आपकी वेन्यू वगैरह कैटेगरी है, तो वैसा ही कहीं ना कहीं ये गाड़ी फील देती है। लेकिन इस गाड़ी के साथ में ये है कि जो एक इस गाड़ी का फील है, अगर आप इनकी मतलब कोडियाक वगैरह भी आप देखोगे, तो मतलब ये लोग ना साइजेस पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। ये लोग ओवरऑल जो काम करते हैं अपनी ड्राइवेबिलिटीज़ पे काम करते हैं। लाइक इनकी गाड़ियों में आपको स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा बेटर मिलेंगे, गियरबॉक्स बहुत ज़्यादा बेटर मिलेंगी, ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा बेटर मिलेंगी। तो मतलब अगर कोई भी इस गाड़ी को चलाएगा तो उसको फील जो है ना वो हमेशा आएगा जब भी वो इस गाड़ी को ड्राइव करेगा। कि अभी ना मैंने यहाँ पे सब कुछ 0-0 कर दिया है, और एवरेज स्पीड अभी आपको दिख रही होगी, माइलेज भी अभी हम निकाल के देख लेंगे। अभी मैं फ़िलहाल इस गाड़ी को 45 से 50 के बीच में रखने वाला हूँ। नॉर्मल ही मैं इसको शहर के एरिया में जैसे स्पीड लिमिट होती है उस तरीके से चलाऊँगा, और देखते हैं कि क्या ये माइलेज निकाल के देती है। तो थोड़ा सा एक हमें माइलेज का भी आइडिया मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल देखो कि माइलेज जो है या एवरेज जो है वो 21 के आसपास का निकल रहा है, जो कि मैं काफ़ी स्लो स्पीड पे अभी इस गाड़ी को चला रहा हूँ। हाई स्पीड पे भी चलाऊंगा, वहाँ पे भी आपको मैं सब चीज़ें चेकआउट कराऊंगा इस गाड़ी की। बट फिलहाल अगर हम एवरेज की ही बात करते हैं तो वो यहाँ पे इस गाड़ी में काफ़ी मुझे बेटर लगा। अभी देखो 18 के पास में आ गया है। विजिबिलिटी की बात करूँ तो चाहे ए पिलर आपका लेफ्ट साइड का हो इधर का, या फिर राइट साइड का हो, आपको काफ़ी अच्छे से विजिबिलिटी जो है वो आपको मिलती है। अगर हम ORVMs की बात करें तो वो भी आपको इस तरीके से मिलते हैं, एंटी ग्लेयर ORVMs इनको बोलता है स्कोडा, बोथ साइड। और अगर हम देखते हैं इस पिलर वगैरह को, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो जो पहाड़ी इलाकों हैं वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ब्लाइंड स्पॉट जो है वो क्रिएट हो सकता है। बाकी ओवरऑल विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो इस गाड़ी में काफ़ी शानदार है।
विंड स्क्रीन जो एरिया है वो भी थोड़ा छोटा है, लेकिन उसके बाद भी जो ओवरऑल विजिबिलिटी है रोड पर, हाईवेज पर, कंप्लीटली वो आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है। एंड कमांडिंग पोजीशन की बात करूँ तो भाई यहाँ से मेरे को बॉनेट वगैरह जो है वो क्लियर विजिबल हो रहा है। मैं काफ़ी कमांडिंग पोजीशन में यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। 6 वे इलेक्ट्रिकली सीट एडजस्टेबल है मेरी, और साथ ही मैं स्टीयरिंग व्हील भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। साथ ही अभी 3rd गियर में लगी है और 4th गियर में लगा दिया इसने 35 के बाद। 5th पे आ गई है। मेरे को शिफ्टिंग देखनी है, इसकी शिफ्टिंग कैसे कर रही है। 6th पे आ गई है, 57 के आसपास 6th पर आ गई है। और ये लो 67 पे 7th गियर पे पहुंच जाती है। मतलब अगर आप इस गाड़ी को 70 के बाद में यानी कि 75 के बाद चलाओगे तो ये 8th गियर पर लग जाएगी, यानी कि टॉप गियर पर लग जाएगी, जो कि वेल एंड गुड है। मतलब स्कोडा ने इसके गियर बॉक्स को काफ़ी अच्छा ट्यून अप किया है, जिससे ये लो स्पीड में भी हायर गियर्स पे रहती है, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा निकल के आएगी। तो ये चीज़ जो है वो इस गाड़ी के साथ में आपको मिलती है। बाकी इस गाड़ी का जो पीक टॉर्क है वो 178 Nm का टॉर्क है, और अगर हम बात करें तो 1750 आरपीएम से 4000 आरपीएम के बीच में आपको ये टॉर्क देखने को मिल जाता है। कि मैं इस गाड़ी को ना थोड़ा सा पुल करके देखने वाला हूँ। स्पोर्ट्स मोड में मैं लगा देता हूँ, M1 आ रहा है। नाइस, मतलब 6000 आरपीएम पे रेड लाइन पर पहुंच के ही गियर शिफ्ट कर रही है, और दैट वाज अमेजिंग। आगे बैरियर्स हैं तो मैं स्पीड स्लो करूँगा, बट यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप हाईवे पे क्रूज़ करते हो ना इस गाड़ी को, तो स्टीयरिंग व्हील से जो आपको कॉन्फिडेंस मिलने वाला है ना वो अमेजिंग है। काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है ये ऑन द हाई स्पीड। एंड ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेकिंग भी ठीक है, अच्छी है ब्रेकिंग। हालांकि फ्रंट में आपको 2 वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। अब थोड़ा सा दोबारा से एक बार मैं इसको पुल करके देखता हूँ। 2nd गियर पे मैंने डाउन शिफ्ट किया और ये ऑन द वे टू 6000 आरपीएम पे टच करती है, देन शिफ्ट करती है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। मुझे शिफ्टिंग देखनी थी, ये शिफ्ट कैसे कर रही है। तो ये गियरबॉक्स जो है वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा बेटर है अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी देखते हैं या फिर अगर हम पावर्स भी देखते हैं। तो ये जो 178 Nm का टॉर्क है, ये कम्प्लीटली ये गियरबॉक्स जो है वो इस तरीके से ट्यून किया गया है भाई इसको, कि कम्प्लीटली जो है ना वो आपको व्हील्स में फील होता है कि हाँ गाड़ी ना उठ रही है, अब उठ रही है, अब उठ रही है। पुल एंड पुल एंड पुल, जो कंप्लीट पुल होती है ना, वो चीज़ आपको इस गाड़ी के साथ में फील होगी। बाकी भाई मैं इन टर्म्स ऑफ अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग भी इस गाड़ी का काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है कहीं ना कहीं। और देखो सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है ना इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है कि कंपनीज़ जो है ना अपनी गाड़ियों का फेसलिफ्ट ला रही हैं। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जैसे टाटा ने सियरा लॉन्च करी है, तो ये ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों के प्राइस को बहुत ही ज़्यादा कम करते चले जा रहे हैं, जिससे कि क्या है कि कंपटीशन जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ रहा है मार्केट में। अब कंपटीशन बढ़ रहा है तो कंपनीज कम पैसों में, और अगर आप देखते हो कम पैसों में गाड़ियों के फेसलिफ्ट को लेकर आया जा रहा है, लेकिन फीचर्स को अपग्रेड किया जा रहा है, फीचर्स ज़्यादा दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके साथ में क्या है, स्कोडा ने भी थोड़ा बहुत काम किया है अपने गाड़ियों पर। जैसे कि अगर मैं पर्टिकुलर इस गाड़ी की बात करूं, इस गाड़ी में जो कुछ फीचर्स हैं, जो नेसेसिटी फीचर्स होते हैं, वो आपको नहीं मिलते आज भी। फेसलिफ्ट लेकर आया गया है इसका। गाड़ी का फ्रंट काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। गाड़ी का रियर भी काफ़ी अच्छा कर दिया है। बाहर से गाड़ी काफ़ी जो है वो सुंदर बना दी है। बट अगर आप इंटीरियर के अंदर आते हो तो आज भी आपको इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है। एंड अगर मैं आपको इस गाड़ी का रिवर्स कैमरा चेकआउट कराता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, तो आप इस कैमरे की क्वालिटी चेकआउट करना कि भाई कैमरे की क्वालिटी जो है ना वो आज भी वैसी ही है जैसे पहले हुआ करती थी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी है इस पे अभी तक स्कोडा ने काम नहीं किया। आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं किया है। बाकी पार्किंग सेंसर्स वगैरह जो है वो यहाँ पे कंप्लीट आपको दे दिए हैं। 360 डिग्री कैमरा क्यों नहीं दिया यार स्कोडा, मुझे ये चीज़ का थोड़ा सा जवाब चाहिए। एटलीस्ट 360 डिग्री कैमरा तो बहुत छोटी छोटी गाड़ियों में भी दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ में ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि कुछ जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक फीचर इन्होंने फर्स्ट इन सेगमेंट दिया है, जो कि रियर सीट में मसाजिंग सीट्स दे दी आपको,
जो कि फिलहाल अभी कोई भी नहीं दे रहा और कोई ऐसा सोचा भी नहीं किसी ने, और स्कॉडा सोच के उसे गाड़ी में उतार भी दिया। अब अच्छा फीचर है, नो डाउट वो काफ़ी अच्छा फीचर है, तब उनके लिए अच्छा है जो मतलब जिनकी एज ग्रुप वगैरह जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, उनको मसाज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, उनकी ज़्यादा है। पर्टिकुलर मैं अगर अपनी बात करूँ तो एज की बात करूँ तो मेरी एज 26 है और मेरे को उस फीचर की इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ने वाली। रेयर होगा, शायद साल में 1-2 बार अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हम उस चीज़ को यूज़ कर लें, बाकी ऐसा कोई ज़रूरत उस चीज़ की नहीं पड़ने वाली। बट हाँ, उसमें एक क्लॉ भी मैंने ढूंढा। जैसे अगर आप गाड़ी को रात में चलाते हो तो रात में क्या है कि मसाजिंग का बटन है, आपको 2 बटन मिलते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड, मतलब दोनों ही सीट के लिए। मिडल में कोई वो चीज़, मिडल में आपको मसाजिंग नहीं मिलेगी। अब ये बटन्स जो हैं वो उससे आप उसको स्टार्ट कर सकते हो और ऑफ कर सकते हो, मतलब बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो और बंद कर सकते हो। इसके बीच में अगर आपको लाइक अगर उसमें कोई टाइमर सेट करना है या उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करना है तो आप वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसी के अलावा जैसे मैंने बोला कि मैं रात को इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैंने देखा कि जब हम लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं तो जो पावर विंडो के कंट्रोल्स होते हैं ना, यहाँ पे भी इल्यूमिनेशन हो जाता है, बट उस बटन के ऊपर कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है, जिससे बंदे को थोड़ा बहुत ढूंढने में परेशानी होगी। चलो ठीक है, ये भी हमने एक बार को मान लिया, लेकिन एटलीस्ट ब्रांड को इतना करना चाहिए था, अगर मान लो वो मसाजिंग ऑन है तो उसमें कोई लाइट जली रहती कि भाई वो ऑन है, बट कोई एक छोटी सी लाइट, चाहे कोई भी कलर की लाइट जो थी वो उसमें डाल देते, जिस वजह से कम ये पता चलता कि वो मसाजिंग ऑन है। अब उसमें कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको जब तक आप उसको हाथ रख के ऐसे नहीं देखने वाले कि वो चल रहा है मसाजिंग की नहीं चल रही है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जो मसाजिंग है वो चालू है या बंद है। उसमें बटन में कोई भी ऐसा साइन नहीं है जिसकी वजह से आपको पता कंफर्म हो कि भाई अब ये फिलहाल बंद है या अब ये चालू है। बट बाकी मुझे ये लगता है कि यार अगर उस मसाजिंग सीट की जगह पे अगर स्कोडा वहाँ पे वेंटिलेशन सीट का ऑप्शन दे देता तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल फीचर बन जाता कहीं ना कहीं। हाँ, अब मैं बात कर लेता हूँ एसी की परफॉर्मेंस की। भाई अभी सामने से धूप पड़ रही है, कैबिन ऑलरेडी काफ़ी गर्म है, ग्लासेस वगैरह जो है वो अच्छे खासे गर्म है। बट अगर हम एसी की बात करें तो भाई एसी में शायद इन्होंने काम तो किया है, क्योंकि कूलिंग जो है वो थोड़ी सी मुझे ज़्यादा दिख रही है। अभी फ़िलहाल 24 पे टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे सेट है। फैंस की स्पीड भी यहाँ पे 2 पर है, 3 पर है, 3 लेवल्स पर है। बट एसी का अगर हम ओवरऑल कैबिन की बात करें तो वो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, मतलब मैं बैठ सकता हूँ, मेरे को गर्मी नहीं लग रही। बट अगर हम रियर की बात करें, क्योंकि रियर में भी आपको 2 एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, तो रियर में भी एसी जो है वो अच्छा ही काम करता है। मैं एक बार बैठ के भी देख चुका हूँ। अब भाई नो डाउट एसी की कूलिंग जो है वो अच्छी है, बट कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ अभी भी ख़राब लगी, जो कि है कि इसके अगर आप इसको आप देखते हो ना, अगर मान लो अगर आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हो, फिलहाल तो ऑटोमेटिक है, बट अगर आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हो तो आपको मैनुअली गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि यहाँ पे कभी ये दब गया या कभी ये दब गया, कभी ये दब गया, तो ये ना इतना सेंसिटिव है ना कि ये कभी भी प्रेस हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो ये जो टच पैनल है, बहुत सी गाड़ियाँ, बहुत से ब्रांड्स आपको दे रही हैं, लाइक स्कोडा दे रही है, टाटा मोटर्स वगैरह भी दे रहे हैं, तो इवन अब तो महिंद्रा भी देने लगा है अपनी गाड़ियों में। तो यार मुझे ना इन टच पैनल की जगह पर अगर वो नॉर्मल डेडिकेटेड बटन्स जो रहते हैं ना वो अगर होते हैं ना, तो बंदा पता है डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, ड्राइविंग करते करते भी इसको कंट्रोल कर सकता है। हालांकि यहाँ पे इतना ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ जिससे बंदा जो है वो भूले या फिर उसका ध्यान भटके। हालांकि ये जो डिज़ाइन इसको इस तरीके से किया गया है, इसके पूरे पैनल को, कि आपको अगर फैन स्पीड को कम ज़्यादा करना है तो आपका हाथ जो है ना वो यहीं पर ही जाएगा। अगर आपको टेम्परेचर कम या ज़्यादा करना है तो आपका हाथ जो है वो यहीं पे ही, आपकी फिंगर्स जो है वो यहीं पे ही जाने वाली है। फिलहाल भाई मैं इसका 1 लीटर का इंजन चला रहा हूँ, जो कि 115 PS के साथ में 178 Nm ऑफ टॉर्क निकाल के देता है। ये इंजन शहर के पर्पस के लिए अभी अगर आप लोगे तो भी बेटर है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने जब इसको रीसेट किया था तब ये 20 दिखा रहा था करीब रीसेट करने के बाद में, और अब फिलहाल ये 13 के आसपास आके स्टक हो गया है। तो ये गाड़ी जो है ना फिलहाल इस टाइम पे 13 के आसपास का माइलेज निकाल के दे रही है विद एसी ऑन। एंड हम हाईवेज पे चला रहे हैं, थोड़ा बहुत हमने इस गाड़ी को स्ट्रेच भी किया है, थोड़ा गंदे तरीके से भी चला के देखा है, ताकि हमें पता चले कि इसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी कैसी है, इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है, हर एक चीज़। तो अगर हम देखते हैं शहर के पर्पज़ के लिए माइलेज कैसा है, तो भाई नो डाउट ये माइलेज काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और साथ ही वहीं अगर हम बात करें कि अगर आप हाईवे पे लेके चले जाओगे इस गाड़ी को, तो 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ में जो गाड़ी है या इस गाड़ी का जो इंजन है वो बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं रहेगा, बहुत फ्रीली
वर्क करेगा। और अगर आप 80 या 100 के बीच में भी इस गाड़ी को चलाने वाले हो तो आपकी गाड़ी का ओवरऑल जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। तो ये इस गाड़ी के साथ में कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं। बाकी अगर हम सेफ्टी वाइज भी देखते हैं तो सेफ्टी में अभी भी इन्होंने एडास नहीं दिया है। बाकी अगर हम सेफ्टी में, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी जो कि इन्होंने बेस वेरिएंट से दे दिया है, रियर का वाइपर वॉशर डिफॉगर जो है वो आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट कुशाक में देखने को मिलने वाला है। साथ ही में बहुत सारे फीचर्स जो हैं सेफ्टी में, ब्रेकिंग में, वो आपको देखने को मिलते हैं। एबीएस विद डीवीडी ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स जो हैं वो सब आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे। तो भाई यही था मेरी तरफ से इस गाड़ी का एक ड्राइव रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।